स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस वाले में ये जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीबीएसई का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब जो हमने पहले मैंने जो अपलोड किया है जो लगभग 2 घंटे की वीडियो है उसके अंदर हमने फोर्स से लेकर फ्लक्स तक का पार्ट कंप्लीट किया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं गॉस थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं जो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर सीबीएसई का पार्ट 2 है। ठीक है, तो देखो सीबीएसई के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे तो सीबीएसई में गॉस थ्योरम एक बहुत ही मतलब बोल सकते हैं फेवरेट टॉपिक है जिसपे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है जो 3 से लेकर 5 मार्क्स का होता है। तो और गॉस थ्योरम पे आते हैं, समझते हैं जरा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गॉस थ्योरम बताता हूं मैं आपको क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर इसको पढ़ना क्यों पड़ रहा है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम पढ़ने का रीजन ये है या मैं बोलूं गॉस थ्योरम के अंदर हमें किस के बारे में पढ़ना है, तो मैं बोल सकता हूं किसके बारे में पढ़ना है। एक तो फ्लक्स रहेगा यहां पर मेन पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। गॉस थ्योरम का जो हमारा बेसिक पर्पस है इसको पढ़ने का वो है कि जो हमारे पास एक्सटेंडेड बॉडीज होती है जैसे कोई लीनियर बॉडी हो, लीनियर वायर हो या कोई स्फीयर हो हमारे पास या कोई शीट हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और मैं कह सकता हूं गॉस थ्योरम की सहायता से आप गॉस थ्योरम की सहायता से कूलॉम्स के लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इन सब बातों को समझते हैं, बिल्कुल टॉपिक बात है, बहुत आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। चलिए देखिए, सबसे पहले गॉस थ्योरम में हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली चीज जरूरी है एक चार्ज है जो Q है मान लीजिए, और ये जो चार्ज मैंने लिया है ये चार्ज किसी सरफेस के अंदर क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। जो चार्ज है या चार्ज बॉडी है उसको एक सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा और उस क्लोज्ड सरफेस को बोला जाएगा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस कैसी होंगी एक बात तो याद रखना, जैसे स्फेरिकल हो सकती है, सिमेट्रिकल लेते हैं, सिमेट्रिकल लेने से हमारे पास डेरिवेशंस में आसानी होती है। स्फेरिकल ले सकते हैं, सिलेंड्रिकल ले सकते हैं, ज्यादातर हम इन पे फोकस करेंगे। चलिए मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात क्या, एक चार्ज होगा जो सरफेस के अंदर बंद होगा, इस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब सोच के देखो ये जो चार्ज है हर तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकाल रहा होगा ऐसे करके, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होंगी सारी लाइंस। तो आप सोचें तो इस पूरी सरफेस से एक फ्लक्स बन रहा होगा। फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। तो यहां पर भी तो हर सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो अब इस सरफेस का थोड़ा सा फ्लक्स निकालने के लिए हमने यहां पर एक स्मॉल एरिया ले लिया। मान लीजिए ये जो मैंने स्मॉल एरिया यहां पर लिया है ये स्मॉल एरिया 3 डायमेंशनल है। पहली बात ये जो कॉनिकल शेप में ऐसा बना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, बाहर। इसका नॉर्मल ड्रॉ करता हूं वो भी किधर होगा, बाहर। इस एरिया को मैं ds लिख सकता हूं, सरफेस एरिया ले रहा हूं इसलिए। बच्चों यहां पर देखो कुछ बातें क्या, सबसे पहले तो आपको याद रखना है चार्ज बंद होना चाहिए। दूसरा, जिस सरफेस में बंद करेंगे उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। उसकी शेप कैसी भी हो सकती है लेकिन हम कोशिश करते हैं हमेशा सिमेट्रिकल रहे। उसके बाद थोड़ा सा एरिया लेंगे क्योंकि पूरे एरिया में से फ्लक्स निकल रहा है, फील्ड लाइंस निकल रही है, तो हम थोड़ा सा एरिया ले लेंगे। कितना, ds एरिया ले लिया। अब इस ds एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल फ्लक्स होगा इसका। और स्मॉल फ्लक्स को कितना लिखा जा सकता है इसका, d5 बराबर e डॉट ds। हाँ बच्चों, तो जो ये ds है ये स्मॉल एरिया है। ds क्या है यहाँ पर, स्मॉल एरिया है। तो हमने क्या लिखा, स्मॉल एरिया का फ्लक्स कितना हो जाएगा, e डॉट ds। पहले वाले में क्या लिखा था, e डॉट a मतलब एरिया। यहां पर सरफेस की बात कर रहा हूं तो मैं एरिया की जगह ds ले लिया, स्मॉल है इसलिए d लगा लिया। अब अगर ये तो हमारे पास फ्लक्स आ गया केवल इतने वाले एरिया का, मैं चाहता हूं पूरी सरफेस का फ्लक्स आ जाए, मतलब नेट फ्लक्स आ जाए इस सरफेस का। तो क्या करना चाहिए, आपके पास मैथमेटिक्स का एक टूल है, इंटीग्रेशन कर दो। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए मैंने इंटीग्रेशन करा किसका, e डॉट ds का। e डॉट ds का इंटीग्रेशन जैसी करूंगा। अब ये जो इसके इंटीग्रेशन पे गोल सर्कल सा जो बना हुआ है
इसका मतलब होता है, हालांकि इंटीग्रेशन करने के मेथड में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो फाई बराबर कितना आ गया, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। और ये ई डॉट डीएस किसके बराबर होगा, ये हमें गॉस थ्योरम या गॉस लॉ से पता चला, वो बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा चार्ज है, जो सरफेस के अंदर बंद होगा, जो सरफेस के अंदर बंद होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो हर पार्ट की लिखी जाएगी, चाहे वो चार्ज अंदर हो चाहे वो चार्ज बाहर हो। तो ठीक है, तो मैं यहां पर छोटी सी बात आपको बता देता हूं जो आपको याद रखनी है, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ये कुछ डेरिवेशंस में हमें मदद करेगा, ये बात याद रखना। क्यू एनक्लोज्ड चार्ज है, कैसा चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज, मतलब वह चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा बच्चों, ठीक है। अब ये समझ में आ गया हमें। अब स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए, तो स्टेटमेंट आपको जो सीबीएसई में लिखनी है या जो याद रखनी है, कैसे याद रखनी है, इट इज स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड surface is equal to 1 by epsilon naught times of enclosed charge। कौन सा चार्ज, enclosed, जो बंद है किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। बच्चों फ्लक्स, नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का कितना याद रखोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा चार्ज होगा, जो सरफेस के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, तो बोलना है सारे चार्ज, चाहे वो अंदर हो चाहे वो चार्ज बाहर हो। तो हमारे पास नेट फ्लक्स कितना मिल गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको बोलते हैं सरफेस किसका, देखो ये सरफेस है ना, इस सरफेस का इंटीग्रेशन करा हमने कैसे पाथ में, क्लोज पाथ में। किसकी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सरफेस का इंटीग्रेशन क्लोज पाथ में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है बच्चों। इस बात को आपको याद रखना है, कई बार रिपीट करना, क्या, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का नेट फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो मैं इसी डेफिनेशन को और दूसरे टर्म्स में भी लिख सकता हूं, और नेट फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग, जिसने चार्ज एनक्लोज कर रखा है, एनक्लोजिंग चार्ज Q इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जिसके अंदर चार्ज Q है, नेट फ्लक्स बच्चों कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट याद रखनी है। अब हम किस पे आने वाले हैं, इसके प्रूफ पे। इसका मकसद क्या है पढ़ने का मकसद है किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड को आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं गॉस लॉ या गॉस थ्योरम की सहायता से। आप लोग हम इसमें आते हैं बच्चों, इसका प्रूफ समझते हैं जरा। प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q, इस चार्ज से कुछ दूरी पर एक P पॉइंट लेता हूं मैं, और मैं चाहता हूं इस P पॉइंट पर Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, याद रख करो, एक सरफेस बनानी है। चलिए सरफेस बना दी। इस सरफेस को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। कैसी है, ये स्फेरिकल है, ठीक है। कितना एरिया ले लिया इसका, स्मॉल एरिया ds। स्मॉल एरिया ds लेने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, बाहर। नॉर्मल किधर है, बाहर की तरफ। दोनों कैसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। कितनी दूरी पर पॉइंट है, r। तो अब लिखा गया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला देते हैं, इसका मतलब बात प्रूव मानी जाएगी मैथमेटिकली। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या ला दूं मैं, राइट हैंड साइड ला दूं, तो बात हमारी प्रूव हो जाएगी। चलिए डॉट हटेगा तो बताइए कितना आएगा, कॉस। डॉट हटेगा तो कॉस, और थीटा कितना है, 0। देखो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। cos 0 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस चार्ज की पॉइंट चार्ज है क्योंकि, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ds कितना एरिया, ये वाला एरिया। और अगर पूरा एरिया लूंगा सरफेस का, क्योंकि स्फेरिकल है, तो 0 से लेकर 4 पाई r स्क्वायर, 0 से लेकर
4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों अब क्या करें, अब बस हो गया। यहां पर देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड को बार बार नहीं लिखता, राइट हैंड साइड को लिखता हूं। तो यहां से सब कुछ बाहर ले लो, कितना बचेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इस ds का इंटीग्रेशन s, और s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व करने पर बच्चों हमारे पास आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप ध्यान से देखो मैंने किसको सॉल्व करा है, लेफ्ट हैंड साइड को, क्या ला दिया, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव कर देते हैं तो हमारी बात मैथमेटिकली 100% सही मानी जाएगी। चलिए, तो हमने प्रूव कर लिया कि E डॉट ds का इंटीग्रेशन क्लोज पाथ में q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, वेयर q इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, या q इनसाइड। तो मैंने गॉस थ्योरम बताई आपको, गॉस थ्योरम का प्रूफ बताया। अगर गॉस थ्योरम की सहायता से आप कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना चाहते हैं, बेहद आसान तरीका होता है। आप इस बात को यहां से लेकर चलें, इस बात को यहां से लेकर चलें, बिल्कुल यहां पर एक चार्ज को मान लेंगे Q नॉट को, इंटीग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इसको सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, E इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर उसको क्या करेंगे, फोर्स बराबर Q नॉट इंटू E। Q नॉट जो चार्ज होगा जिस पर फोर्स निकालनी है हमें। क्लियर है क्या मेरी बात? चलिए, गॉस थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, गॉस थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया होगा। सीबीएसई में ऐसे ही करके आना है। आप चाहे तो यहाँ पर कंसीडर वाला पार्ट ले सकते हैं कि चार्ज क्यूब था जिसको गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस r है उसमें बंद करा गया, ये सारी कहानी। चलिए, इस वाले पार्ट को मैं साफ करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लें या साथ साथ लिखें, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी मर्जी है। यहां तक देखें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं पिछले वाले लेक्चर से यार आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। और जिन बच्चों को अभी तक ऐसा लगने लगा था कि 12th क्लास की फिजिक्स तो बहुत टफ होने वाली है, तो उनका ये जो भ्रम था, ये जो उनकी सोच थी, शायद उसको भी थोड़ा सा टूटने में मदद मिली होगी कि अब तो यार आसान है, इतना कठिन नहीं है। अगर करने की हम लोग मन में ठान लेना तो हर कुछ संभव है बच्चों। इसको मैं साफ कर दूं। अगले इसमें क्या करते हैं, अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या क्या होंगी उसको समझते हैं पहले। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कहां कहां अप्लाई किया जाए इसको। तो एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं तो कुछ एप्लीकेशन जो हमारे पास है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ है ना। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज्ड बॉडी, लीनियर चार्ज्ड बॉडी। फिर हम करेंगे नॉन कंडक्टिंग के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर क्या करेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग शेल। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन शीट। तो हाँ बच्चों, कितनी एप्लीकेशन हो गई कुल मिला के, 4 एप्लीकेशन। लेकिन ये 4 में भी आपके पास इसमें 3 कंडीशन है, इसमें भी 3 कंडीशन है, बाकी ऊपर वाले में 2 कंडीशन है, इसमें 1 और 1 इसमें। क्लियर है? तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कितनी है यहां पर हमारे पास अभी 4। इन चारों की 1 by 1 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल पाते हैं तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में भी हमारी कमांड अच्छी हो जाएगी। अब यही करना है, देखो बड़े ध्यान से। सबसे पहले पहली एप्लीकेशन पे मैं आपका ध्यान ला दूं, और पहली एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीनियर चार्ज्ड बॉडी, लीनियर चार्ज्ड बॉडी। अब लेकिन स्पेशल बात यह है बच्चों, ये इनफाइनाइट लॉन्ग होगा। कैसा होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग। अब क्वेश्चन ये कि इनफाइनाइट लॉन्ग होगा कैसे, इतनी बड़ी वायर और फिर हम कहां एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है बच्चों आप लोगों को। इनफाइनाइट वायर करने के लिए क्या करना है, आपको जो पॉइंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो उस वायर के बहुत ही क्लोज लेना है। अगर वायर 1 मीटर की है तो हमारा पॉइंट मिलीमीटर्स में होगा। अरे बात समझ में। तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लंबी वायर लेके जानी पड़ेगी,
ऐसा नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो बहुत ही क्लोज होगा किसके, जो हमारी लीनियर चार्ज बॉडी होगी। लीनियर चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इसको वर्टिकली भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी, जैसे आपको सुटेबल लगे। मैं वर्टिकली कर दे रहा हूं यहाँ पर। ये लीनियर चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और याद करो लैम्डा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों यहां पर इसको मैं यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं P पॉइंट, जो कि कितनी दूरी पर है, R। अब क्या करा जाए, अब लेनी है गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस ऐसे लेनी है कि हमें डेरिवेशन करने में आसानी हो। इसलिए बच्चों यहां पर हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली, जिससे हमारे पास जो एंगल होगा वो बार बार चेंज नहीं होगा। अगर मैं इसकी जगह कोई स्फेरिकल ले लेता, कैसे ले लेता, स्फेरिकल, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल आते और हमारे लिए डेरिवेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए कैसे लिया गया है, इसको सिलेंड्रिकल लिया गया है। अब बताओ इस सिलेंडर में तीन चीजें, दो तो इसके ये जो फ्लैट वाले पार्ट है, और एक ये कर्व वाला पार्ट, पूरा कर्व्ड पार्ट। तो मैंने यहां पर 3 पॉइंट लिए, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक मैंने यहां पर ले लिया एरिया, स्मॉल एरिया कितना, ds, इसका नॉर्मल किधर होगा, ऊपर, चलिए ठीक। एक मैंने एरिया यहां पर ले लिया कितना, ds, इसका नॉर्मल इधर। एक एरिया मैंने नीचे की तरफ भी लेके दिखा दिया आपको, जिसका नॉर्मल किधर होगा, n इधर। पर ये लीनियर वायर है, अगर ये लीनियर वायर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे परपेंडिकुलर, लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन के अलोंग नहीं, तो लाइन के परपेंडिकुलर अलग अगर निकल रही है तो कुछ ऐसे निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप सोच के देखें, इसकी नंबरिंग करूं मैं, ये पहला, ये तो दूसरा, और ये कितना, तीसरा, तो आप मेरे को बताएं कि पहले, दूसरे और तीसरे में किस किस में फ्लक्स काउंट होगा। इस वाले में तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल यहां पर भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल कितना बना रहा है, 0। तो आपने सही सोचा, आंसर आपके पास केवल सेकंड से निकलेगा, फर्स्ट और थर्ड से नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि एंगल 90 डिग्री। तो देखो यहां पर लिखा क्या जाएगा, कंसीडर ए लीनियर चार्ज बॉडी, लीनियरली चार्ज्ड बॉडी ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करूं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। देखो सबसे पहली बात, E डॉट ds लिखा गया, भाई इस वाले के लिए कितना हो गया, लिख दो यहां फर्स्ट, फिर प्लस EDS, किसका, E डॉट ds, सेकेंड वाले का सेकेंड लिख दो, प्लस E डॉट ds थर्ड वाले का, और बराबर कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना लिखने के बाद अब क्या पता है हमें, डॉट हटेगा तो cos थीटा, और पहले वाले के लिए थीटा 90 डिग्री, तो इसका फ्लक्स बच्चों हो गया सन्नाटा। कितना हो गया, सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा। अब इस वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए बताओ एंगल कितना, 0। ओए ओए ये तो मजाक है यार, इसका तो फ्लक्स निकल सकता है, EDS cos 0 प्लस थर्ड वाले का बोलो, थर्ड वाला ये रहा, थर्ड वाले का एंगल अगेन 90, और एंगल 90, तो फ्लक्स 0 बराबर कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ सरफेस एरिया लेना है इसका, कर्व वाला, कौन सा वाला, कर्व वाला, और कर्व वाला कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई आर एल। ई को बाहर करेंगे, ds का इंटीग्रेशन s की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e इंटू में 2 पाई आर एल बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर अपनी पुरानी मेमोरी को आप दोबारा से याद रखते हैं तो क्या था, लैम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो Q बराबर कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल, तो E का फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और E और R का रिलेशन, ये तो इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब बच्चों आप जितना दूर जाते जाएंगे और उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम
होती जाएगी, जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो पहली एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, जिसमें हमारे पास फ्लैट वाले का फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, केवल किसका निकलेगा, कर्व्ड वाले का। यहां तक का पार्ट आप नोट डाउन करें बच्चों। अगले पार्ट में फिर हम किसको करने वाले हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को पढ़ने वाले हैं। और ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होने वाला है, ठोस बॉल होने वाली है, सॉलिड ठोस बॉल होने वाली है, जो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, मतलब मेटल की नहीं बनी होगी। फिर हम किसकी बात करेंगे, एक कंडक्टिंग शेल की बात करेंगे। कंडक्टिंग शेल का मतलब हॉलो, अंदर से जैसे फुटबॉल है लेकिन कैसी, मेटल की, फुटबॉल है लेकिन मेटल की। फिर उसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड शीट, थिन शीट, और कैसी होने वाली है ये, उसको हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों हम लोग कहां पर थे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में नंबर 2 पर आते हैं। और नंबर 2 में हम देखते हैं, क्या देखना, सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होगा, जैसे मान लो एक तरबूज है ना, इमेजिन करो जो अंदर से पूरा अच्छे तरीके से भरा हुआ है। तो ऐसे केसेस में अगर ये स्फेरिकल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और ये कैसे स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग गॉस थ्योरम की सहायता से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, बहुत आसान होता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। इसमें भी 3 केसेस है। पहला केसेस है आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर होगा यहां पर डिस्टेंस और कैपिटल आर होगा यहां पर रेडियस। अब मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया जिसके अंदर भरपूर मात्रा में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों अब इसकी रेडियस ले लेते हैं आर, कैपिटल आर। एक पॉइंट मैंने बाहर ले लिया पी पॉइंट, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है आर। और आप लोग बड़े ध्यान से देखो तो स्मॉल आर इज मोर देन कितना है, कैपिटल आर। अब क्या करें, अब करना है आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। स्टेप वही अभी भी, गॉसियन सरफेस यहां पर बना लिया हमने। ये लो, इसका थोड़ा सा एरिया ले लिया, स्मॉल एरिया डीएस। स्मॉल एरिया इसलिए लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो बनने वाला एंगल है नॉर्मल का, वो 0 डिग्री हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नॉर्मल का बनने वाला एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री। इसलिए हम लोग बहुत ही स्मॉल एरिया लेते हैं, कितना, डीएस एरिया लेते हैं। ठीक, अब देखो जरा कंसीडर करते हैं तो फिर यहां लिखा जाएगा एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस पे कुल मिला के चार्ज क्यू है, गॉसियन सरफेस बना दिया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो बच्चों लिखा जाएगा कैसे, ई डी एस कॉस 0 बराबर कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस। अब बताओ इतना से एरिया अगर इसका डीएस है तो पूरे का कितना हो जाएगा स्फीयर का, 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन करूंगा ई डीएस का इंटीग्रेशन एस, एस की जगह अपर लिमिट रख देता हूं, माइनस लोअर लिमिट रखने पर कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला कितना आ गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका रिलेशन आर के साथ क्या बना बच्चों, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस से जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ये तो बिल्कुल वही केस हो गया जो हम पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं। मतलब अगर इस पूरे स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान लिया जाए तो भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बच्चों दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब ऑन द सरफेस में डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गया। फिर दोबारा से पहला प्रोसीजर, डायग्राम जो है मैं उसको बना लेते हैं। डायग्राम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ठीक है। रेडियस कितना है, कैपिटल आर। पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया इस बार, पी पॉइंट कहां पर है, इसके सरफेस पे। डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर।
अब क्या करना है बच्चों, दूसरे स्टेप में गॉसियन सरफेस बनानी है। अब इसके ऊपर जस्ट बिल्कुल इसके ऊपर हल्का हल्का ऐसे ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है, स्मॉल एरिया लेना है, कितना, ds, नॉर्मल बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। स्मॉल एरिया इसलिए लिया जाता है ताकि नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बार बार चेंज ना हो वहां पर, उस जगह पर। तो ठीक है, अब बताओ यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, सॉल्व करते हैं। ई डी एस कॉस थीटा कितना, 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन में, बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो लिखता हूं 4 पाई आर स्क्वायर। ई बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन एस, एस की जगह कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? अब इसको इसके नीचे ले जाता हूं तो ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, रेडियस कांस्टेंट है, चाहे आप यहां तक याद रखें चाहे आप ऐसे याद रखें कि सिग्मा बराबर होता था चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस करता हूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन में सरफेस एरिया। तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया गया, सिग्मा। बताओ क्या ये सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी? क्योंकि हर सरफेस मतलब सेंटर से अगर मैं देखूं सरफेस के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। इसलिए हर एक पॉइंट पर सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है। इसका मतलब यहां पर E जो है वो इंडिपेंडेंट ऑन R है और कह सकते हैं कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों अगला है हमारे पास इनसाइड। तीसरा कहां है, इनसाइड। इनसाइड के लिए आपको बड़े ध्यान से देखना है, स्मॉल r इज लेस देन किससे, कैपिटल R। स्मॉल r इज लेस देन किससे, कैपिटल R। अगर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है इसका मतलब इस बार हम कहां पर जाने वाले हैं, इसके अंदर। अगर अंदर जाते हैं तो ये रेडियस R, चार्ज तो पूरा ऐसे बिखरा हुआ है इसमें यूनिफॉर्मली, और लेकिन इस बार पॉइंट कहां पर ले लिया मैंने, अंदर ले लिया। ये रहा पॉइंट, कितनी दूरी पर, स्मॉल r। देखो जरा ध्यान से, स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से छोटा है। दूसरा काम गॉसियन सरफेस बनाना। अब ये गॉसियन सरफेस बना लो, ये लो भाई बना ली गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए तीसरा काम है उसमें से स्मॉल एरिया ले लो, कितना, ds, नॉर्मल बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर। अब सोच के देखो, जो चार्ज पूरे स्फीयर में था क्या इतने से पार्ट में उतना ही चार्ज होगा? तो आंसर है नहीं, पहले से कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा लेकिन एक चीज तो सेम रहेगी, वो है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये स्फीयर कैसा है, सॉलिड स्फीयर है और चार्ज पूरे अंदर इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बच्चों तो अब क्या करा जाए, तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो लिखा गया रो बराबर चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है पूरे का, 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे स्फीयर का। तो यहां से क्या निकाल देता हूं मैं, रो निकाल दिया। रो कितना, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। यहां रो का मतलब डेंसिटी नहीं है मास वाली, रो का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 3 ऊपर लिख देंगे तो रो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3Q अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। अब गॉस थ्योरम दोबारा लगाओ। गॉस थ्योरम कैसे लगाएंगे, ई डी एस। अच्छा पहले मैं Q इनसाइड भी निकाल दूं, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है बच्चों, तो उसको निकालने के लिए लिखा जाएगा Q इनसाइड बराबर डेंसिटी इंटू में अंदर वाले का वॉल्यूम। अंदर वाला वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, क्योंकि अंदर वाले का चार्ज लिखने वाले हैं आप। तो रो की वैल्यू रख लेते हैं यहां से, तो 3Q/4 पाई r क्यूब इंटू में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। उड़ा दो जो उड़ रहा है, बचेगा कितना, Q r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब। ये चार्ज अंदर वाला आ गया। अगर अंदर वाला चार्ज आ गया तो अब क्या था, इसको आप लिखेंगे यहां तक, मैं आगे करा दूं। चलिए जल्दी से, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया इसमें। अब तो इतना करना है, गॉस लॉ लगाना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखनी है
और अपना आंसर आ जाएगा। देखो जरा कैसे, गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई डी एस कॉस थीटा कितना 0 बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। एरिया कहां से कहां तक, छोटे वाले का कि बड़े वाले का, गॉसियन सरफेस का एरिया, और कितना होगा 0 से लेकर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ई बाहर डी आर का डी एस का इंटीग्रेशन एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कट गया भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फॉर्मूला आ गया, क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बच्चों एक बात बताओ, क्या यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस है जो सेंटर से सरफेस तक चेंज होता रहेगा, लेकिन कैपिटल आर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है। यही फॉर्मूला आप डेंसिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, बस क्यू की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देनी है, यहां से क्यू निकाल के यहां पुट कर दो, तो हमारे पास किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये रो की टर्म्स में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या रिलेशन बना आर के साथ, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर मैं यहां पर एक स्पेशल कंडीशन लिखूं, एट सेंटर, सर सेंटर पे कितना होगा, तो सेंटर पे आर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सरफेस पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और बाहर पॉइंट चार्ज की तरह होती है। लेकिन अंदर क्या सब जगह 0 है, लेकिन सब जगह 0 नहीं है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखने वाला है हम लोगों को। ये यहां पर डिस्टेंस है r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये सेंटर यहां पर r बराबर 0, r लेस देन कैपिटल R, r बराबर R, r मोर देन कैपिटल R यहां पर। अब एक बात सोच के देखो, सेंटर से अगर इधर जा रहा हूं सरफेस की तरफ, तो E डायरेक्टली R है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन, और यहां पर ये इतना है मैक्सिमम सरफेस वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस पे आने के बाद सरफेस से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो जरा ये लो भाई, यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कहां पर है इनसाइड, ये कहां पर है ऑन सरफेस, और ये कहां पर है आउटसाइड। तीनों का ग्राफ बन गया। अपने सीबीएसई वाले बच्चे बड़े ध्यान से देखें, जो बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो अभी 11th पास करके आए हैं, उन्हें याद रखना ये डेरिवेशन, ये ग्राफ पेपर में पूछा जाता है 3 नंबर में, 4 नंबर में ऐसे आएगा, 3 नंबर में कभी 4 में पूरा डेरिवेशन आउटसाइड इनसाइड ऑन द सरफेस डिक्टो करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि ये तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, इसकी जगह अगर मेरे से बोला जाता नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर बोला जाता, तो क्या हॉलो स्फीयर में सारी कहानी सेम होती? नहीं, सारी कहानी सेम नहीं होती। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, सरफेस पे कांस्टेंट रहेगी जो एज इट इज, और आउटसाइड भी एज इट इज। फिर रिपीट करता हूं, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ऑन द सरफेस कांस्टेंट होगी, और बाहर वाला एज इट इज, दोनों सेम होंगे, लेकिन अंदर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक? उम्मीद करता हूं आप लोगों को नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड में अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बोल चुका हूं मैं, इसको Q को रिप्लेस करके लिख सकते हैं डेंसिटी से। यहां से अगर आप ऐसा कर दें तो हमारा फॉर्मूला डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा इस वाले पार्ट को मैं साफ करता हूं और कंडक्टिंग की तरफ बढ़ता हूं। कंडक्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखो जरा कैसे करा जाएगा कंडक्टिंग के लिए। अब आते हैं, अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पर आ चुके हैं इसकी। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है यहां पर, ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन में क्या करना है, एप्लीकेशन थर्ड है ना, एप्लीकेशन नंबर 3। अब किसके लिए करना है हमें, कंडक्टिंग शेल के लिए। अब ये कंडक्टिंग शेल क्या होता है सबसे पहले समझे। अगर मान लो एक मैं सॉलिड स्फीयर लेता हूं, उसको अंदर से खाली कर देता हूं, और उसकी सरफेस जो है ना वो बिल्कुल थिन कर दी जाए, सरफेस कैसी कर दी जाए, थिन, तो वो कहलाती है शेल। जैसे अगर मैं किसको ले लूं,
फुटबॉल को ले लूं लेकिन वो मेटल की बनी हो, तो वो क्या है मेरे पास, कंडक्टिंग शेल। तो बच्चों यहां पर दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। कंडक्टिंग शेल के अंदर आउटसाइड डेरिवेशन सेम रहेगा, डेरिवेशन सेम रहेगा। डायग्राम में थोड़ा चेंज आएगा, डायग्राम बना देता हूं मैं। ये चार्ज क्यू जो था इस बार उसको हमें सरफेस पे दिखाना है। कहां पर दिखाना है, सरफेस पे। और ये रेडियस आर लेनी है, डिस्टेंस यहां पर। बाकी फिर क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद कितना प्रूव हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑन सरफेस, ऑन द सरफेस बच्चों, ऑन द सरफेस यहां पर ऑन द सरफेस वाले में सेम रहेगा डायग्राम डिक्टो। इस बार चार्ज कहां पर है, जस्ट आउटसाइड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जस्ट आउटसाइड का मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही क्लोज, पर मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। डायग्राम में है ना, पर हमने जस्ट आउटसाइड ड्रॉ करा है। और यहां पर स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, कितना, ds। फिर अगेन उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना आएगा, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये दोनों बच्चों कंडक्टिंग वाले और नॉन कंडक्टिंग के डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप इसको दोबारा यहां पे मैं ना करा के आप लोग जब कॉपी से नॉन कंडक्टिंग करेंगे, फिर जब कंडक्टिंग पर आएंगे तो खुद से करना है, छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने स्किप करा एक बार तो भाई साहब आपको समझने में बड़ी समस्या आने वाली है। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं सिखा सकती। अगर आप स्किप करेंगे, बिना मूड के बैठेंगे, बिना पढ़ने के एक मोटिव से बैठेंगे, तो फिर तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सिखा दे। सच बात ये है, अपने माइंड को मेकअप करो यार, बनाओ, तैयार करो कि हमें तो ऑनलाइन भी क्या दिक्कत है, टीचर पढ़ा रहा है सामने, ऐसा विजुअल लाओ अपने माइंड में और फिर पढ़ो। देखो कितना मजा आता है यार। मेरे एफर्ट तुम्हारे एफर्ट मिलके 100% होने वाला है। केवल मेरे एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लोगों तक मेरी बातें डिलीवर ना हो, जब तक आप लोग ना समझे और आपके मन में सीखने की इच्छा ना हो। ठीक है, चलो अब आते हैं इनसाइड पर। कहां की कहानी कर रहे हैं हम, इनसाइड मतलब R लेस देन कैपिटल R। अब मैं अगर मैं कंडक्टिंग शेल को लेता हूं ऐसे, और ये मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं और इस पे मैं ऐसे करके क्या बना देता हूं, एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं। कितनी दूरी पर, R दूरी पर, स्मॉल ये ले लिया मैंने यहां पर ऐसे। अब जो कहानी क्या है यहां पर आपको याद रखना है अभी तो फिलहाल, ई डी एस कॉस थीटा बराबर होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट रियलिटी में कंडक्टिंग बॉडी के दौरान जो चार्ज होता है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है, उसके सरफेस पे। और अगर चार्ज सरफेस पे ट्रांसफर हो गया तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, 0। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी, 0। तो अब क्या क्या याद रखना है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। अगर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हो या सॉलिड हो, मतलब हॉलो हो या सॉलिड हो, दोनों केस में कंडक्टिंग मटेरियल में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। कंडक्टिंग मटेरियल जब भी कहीं होगा तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेंगे, 0। तो यहां पर नो चार्ज, कुछ भी चार्ज अंदर नहीं रुकेगा, सारा का सारा कहां चला जाएगा, उसके सरफेस पे चल जाएगा। तो लिखा जाता है नो चार्ज रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, दैट्स व्हाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों इसका, तो ग्राफ बहुत ही सिंपल और खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। ये स्मॉल r, यहां पर ये E। बताओ अंदर की कहानी, व्हेन डिस्टेंस इज छोटा है रेडियस से, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नील बट्टे सन्नाटा। लेकिन अगर हम ऑन द सरफेस बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कितनी है, ये देखो कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर नहीं है, इसके लिए मैक्सिमम इतनी होगी, फिर उसके बाद घटने लग जाएगी कितना, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
ये कहां पर है अंदर, ये कहां पर है सरफेस पे। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर। ये है हमारे पास कंडक्टिंग शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस के साथ। नॉन कंडक्टिंग का ग्राफ देखा आपने, कंडक्टिंग का ग्राफ देखा। उम्मीद करता हूं ये ग्राफ वाला पार्ट और डेरिवेशन वाला पार्ट आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, और अब एक डेरिवेशन की तरफ और बढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं, इसको साफ कर देता हूं बच्चों में, ठीक है। अब देखें, एक लास्ट डेरिवेशन पे आते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास सीबीएसई से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बोल सकता हूं क्लास 12th का सीबीएसई का चैप्टर फर्स्ट है, वो हमारा कंप्लीट होगा। इससे ज्यादा सीबीएसई में आएगा ही नहीं टॉपिक, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं। चलिए अगला करें, एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट थिन शीट। इनफाइनाइट थिन शीट, एक थिन शीट है, बहुत पतली शीट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इनफाइनाइट तो वही दोबारा सीन, इनफाइनाइट कैसे बनाएंगे? अगर मेरे पास एक पेज है, एक पेपर है, उस पेपर के बहुत ही क्लोज पॉइंट ले लेता हूं मैं, और उस क्लोज पॉइंट को क्या माना जाए? उस क्लोज पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी को माना जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन रियल में वो इनफाइनाइट है, ये बात सत्य नहीं है। सत्य बात तो क्या है? जो पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में उस बॉडी का साइज बहुत ज्यादा है। तो इनफाइनाइट शीट के लिए हम ऐसा करेंगे बच्चों, ये मेरी इनफाइनाइट शीट है, टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हमें पता है आगे कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाना है। ये टेढ़ी मेढ़ी शीट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है, और ये शीट प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है। देखो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है। गोरा वाला पार्ट इधर आ गया, काला वाला पार्ट इधर आ गया, परपेंडिकुलर ऐसे चला गया। समझ रहे हो क्या मेरी बात? चलिए यहां तक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बहुत ही क्लोज लेंगे, और पॉइंट बहुत क्लोज लेंगे, और यहां पर एक सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, जो होने वाली हमारी सिलेंड्रिकल। कैसे होने वाली है? सिलेंड्रिकल, बिकॉज ये थिन शीट है बच्चों, तो थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ निकल रही होगी इसके। तो एक सरफेस आपने पॉइंट के यहां पर ही बना ली, और बहुत ही क्लोज होना चाहिए वो पॉइंट। ये कौन सा है? फर्स्ट। ये कौन सा है? सेकंड। एंड इसका नॉर्मल इधर बच्चों, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, यहां पर भी नॉर्मल इसका इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। अब क्या करें? गॉस थ्योरम लगा लो। अब गॉस थ्योरम, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। कैसे लगाएंगे गॉस थ्योरम? ईडीएस फर्स्ट वाले के लिए cos 0 प्लस ईडीएस cos, इसके लिए भी कितना? 0 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 1, ईडीएस कितना हो जाएगा? ES, यहां पर भी कितना आ जाएगा? ES बराबर कितना? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का फॉर्मूला कितना आ गया? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या मेरी बात यहां तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी हमने Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बाद, सॉरी, यहां पर कितना आएगा? यहां पर S और आ गया ना, और Q बाई S कितना हो जाएगा? सिग्मा। तो E बराबर कितना आ गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो हमें याद रखना है। मतलब एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी सब जगह। क्लियर है क्या? अब देखें तो इसका ग्राफ कैसे याद रखा जाएगा? बहुत आसान है। दिस इज योर डिस्टेंस एंड ये E, एंड ग्राफ ऐसा दिखेगा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसकी? एक थिन शीट की। हमें अपने दिमाग में एक बात और याद रखनी है कि जब भी थिन शीट बोलेगा या एक चार्ज वाली लाइन शीट बोलेगा, तो हमेशा एक तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेनी है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैं थिक कर दूंगा, कैसे कर दूंगा? थिक, तो इधर वाले की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर वाले की भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा?
सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसको मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 2 में, और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बाहर से चार्ज देंगे तो क्या होगा, इसकी जगह थिक होगी तो कैसा होगा, अगर इसकी जगह नॉन कंडक्टिंग शीट की जगह अगर कंडक्टिंग प्लेट होगी तब क्या होगा, वो सारा चैप्टर 2 के लिए। तब तक उम्मीद करता हूं ये वाले पार्ट को बड़े ध्यान से देखें आप लोग। यहां तक जितना भी आपको कराया गया बच्चों सीबीएसई के कोर्स में, सीबीएसई के पैटर्न में, सीबीएसई के सिलेबस में, उससे ज्यादा डेरिवेशन वाला पार्ट, उससे ज्यादा फॉर्मूले वाला पार्ट नहीं है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सीबीएसई का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे सीखेंगे और जरूर सीखेंगे, तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। अगर इसके थ्रू आप कुछ भी सीख पाए, थोड़ा भी सीख पाते हैं, तो यार मेरे को बहुत जो है ना पॉजिटिविटी आएगी। अपनी जो है कमेंट जो है उसको वीडियो के साथ बताएं मेरे को। अगर कहीं पर दिक्कत है, कोई कमी है वीडियो में, तो मेरे को प्लीज सजेस्ट करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, याद तक के लिए थैंक यू।